बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2017 का पेपर 2 आज हम करेंगे। और पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो ये फ़ोल्डर आपको मिलेगा मई जून 2017 का। वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मिल जाएंगे। उसकी पूरी वीडियो है कि किस तरीके से कौन से कंसेप्ट्स हैं जो एग्ज़ामिनर ने चेक किए इन क्वेश्चंस के अंदर, उनको फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अटैम्प्ट करने की टेक्निक्स क्या हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ वहाँ पर है। आप 2020 से लेके 2018 तक जो पेपर 2 है वो स्पेसिफ़िकली और MCQ से रिलेटेड भी चीज़ें, और जर्नल, अगर आप करेक्शन ऑफ एरर्स की बात करें, रिकवरेबल डेट्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग की बात करें, तो वो लेक्चर भी रिकॉर्डेड हैं। इट्स ए वेरी गुड रिसोर्स जो आपकी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स के अंदर और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस के अंदर बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करें और फिर अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, आप कमेंट्स के अंदर लिखें, हम आपको वो भी एक्सप्लेन करेंगे। और ये सब कुछ इसलिए है कि आप क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स A+ आपका एग्ज़ाम के अंदर है, और आगे भी फ्यूचर में जब आप अकाउंटिंग पढ़ें तो आपको परेशानी ना हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में ये कहता है कि जिया प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जिया ने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड की है। ओपनिंग इन्वेंट्री इसने आपको दी है एट 1 अप्रैल 2016 को, एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 को एक्सपेंसेस बता रहा है कि 31 मार्च 2017। इसका मकसद ये हुआ कि अप्रैल 1 जो है ये ओपनिंग है, जैसा कि आपको पता चल रहा है, और 2017 का एंडिंग बैलेंस में रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दो चीज़ें उसने आपको दे दी। ट्रेड पेएबल, एक्सपेंस तो आपको पता है ही, एक्सपेंस। रेवेन्यू आपका रेवेन्यू हो गया, इनकम स्टेटमेंट के आइटम है ये। ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी है, और ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है आपका। ट्रेड पेएबल जो है करंट लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी क्या होती है और करंट एसेट्स क्या होता है? करंट लाइबिलिटी वो जो विद इन ईयर आपको पे करनी हो, वो करंट लाइबिलिटी है। करंट एसेट्स वो जो विद इन 1 ईयर आपको रिसीव हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल जो कस्टमर्स को उधार माल बेचा आपने, 16,000 का दिया हुआ है, और ट्रेड पेएबल 20,000 की। बैंक का डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस होता तो ये ओवरड्राफ्ट को शो करता है, इसीलिए इसने डेबिट दे दिया। अगर ये डेबिट ना भी दे और क्रेडिट भी ना दे तो भी इसको फिर हम डेबिट ही समझते हैं। तो ये भी करंट एसेट्स आपका हो गया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपका करंट एसेट्स है। तो 3 करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं, यानी 16 और 2 18। तो अगर मैं तीनों को प्लस करूं करंट एसेट्स को, तो 16,000 प्लस 2,000 और प्लस 21,000, तो ये आता है 39,000। ये 39,000 जो है वो करंट एसेट्स हैं। और करंट लाइबिलिटी की अगर बात करें तो करंट लाइबिलिटी एक आपका ट्रेड पेएबल के अंदर जो है वो करंट लाइबिलिटी आपको दी हुई है। आगे कहते हैं जिया यूजेज ए मार्कअप ऑफ 25%, कि जिया जो है मार्कअप यूज़ करती है 25% का। मार्कअप हमेशा कॉस्ट के ऊपर होता है। आई हैव बिन टेलिंग यू सिंस आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माय वीडियोस। अगर आप पुरानी जाकर देखेंगे वीडियोस तो बाकायदा एक लेक्चर तो मार्कअप एंड मार्जिन के ऊपर ही है, कि हाउ टू कन्वर्ट द मार्जिन, मार्कअप रेशो इनटू मार्जिन, और मार्जिन से फिर मार्कअप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मार्कअप हमेशा याद रखें कॉस्ट से रिलेट करता है, और मार्जिन जो है वो रिलेट करता है रेवेन्यू से। आपको इस सवाल के अंदर उसने क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी भी नहीं है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई होती तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आसान था। ये मार्कअप की 25% रेशो जो है हम उसके ऊपर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एनी हाउ नहीं है तो हम क्या करेंगे, मार्कअप से मार्जिन में चेंज कर देंगे। मांगता क्या है? कहते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपसे मांग रहा है और प्रॉफिट फॉर द ईयर आपसे मांगता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकाल लें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई सवाल हो तो सबसे पहले तो प्रॉफिट मार्कअप को, ये 25% है, इसको मार्जिन में चेंज कर दें। मार्जिन में कैसे चेंज करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका ये जो परसेंटेज फॉर्म के अंदर दिया हुआ है
इसको सबसे पहला काम आप ये करें कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिख दें। फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जब आप लिखेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज 100 को शो करता है, तो 25 1 हो गया और 4 टाइम्स, इसका मकसद है 1/4। अगर मैं फ्रैक्शन के अंदर इसको लेकर आता हूँ तो 1/4 हो गया। और जब भी मार्कअप दिया हुआ हो और मार्कअप से अगर आप मार्जिन के अंदर चेंज कर रहे हैं तो नीचे जो भी फिगर आए उसके अंदर +1 कर दें बस आप। और अगर मार्जिन से मार्कअप में जा रहे हैं तो माइनस कर दें। तो कितना हो गया, 1/5 हो गया। बहुत सिंपल है। 25% दिया हुआ था, आपने 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखा। 25 1 एंड 4 टाइम जो है वो 100 होता है, तो सिंपल 1/4 आ गया डिवाइड करके, और इसके अंदर आपने 1 प्लस कर दिया, तो ये 1/5 जो है ये मार्जिन हो गया। 1/5 को आप क्या करें, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 यू गेट 20%। ये जो 20% है आपके के पास क्या आ गई, ये आपके पास मार्जिन आ गई। मार्जिन परसेंटेज जब आपके पास आ गई तो ज़िंदगी आसान है, क्योंकि मार्जिन का मकसद है इसे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो जब मार्जिन आ गई तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाई ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। तो रेवेन्यू कितना दिया हुआ है आपके पास, रेवेन्यू देखें सवाल के अंदर 240,000 आपको दिया हुआ है, तो 240,000 को आप लिखें मल्टीप्लाइड बाई 20%। तो 240,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% यू गेट 48,000। जब आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो अब ज़िंदगी और आसान है। आप ऐसा करें, रेवेन्यू में से माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। रेवेन्यू कितना था, 240,000 रेवेन्यू था, माइनस 48,000 आपके पास क्या आ गया, 240,000 माइनस 240,000 माइनस 48,000 192,000। ये 192,000 क्या है, ये आपके पास 192,000 जो है वो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ये जो मांग रहा था आपसे। तो थोड़ा सा लंबा है, लंबा से मुराद ये है कि ज़रा सा प्रोसेस लंबा है, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बहुत आसान है। ज़िंदगी कोई आसान सी लाइफ है। अगर आपकी समझ में ये आ जाए कि जब भी रेवेन्यू आपको देगा तो और मार्जिन मार्कअप आपको दे रहा है तो सबसे पहले मार्कअप को मार्जिन में चेंज कर दें। मार्कअप से मार्जिन में चेंज करने का आसान तरीका है, जो परसेंटेज दी हुई है उसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिख दें। 25/100 है, 25 1 एंड 4 टाइम्स 100 1/4, इसके अंदर 1 प्लस कर दें। जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड करके सिंपल फॉर्म में आ जाए उसके अंदर 1 प्लस कर लें। 1/5 आ गया, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करें, इन परसेंटेज यू गेट 20%। जब ये परसेंटेज आ जाएगी तो बहुत आसान है, आपको पता है रेवेन्यू पे अप्लाई करते हैं, तो रेवेन्यू पे अप्लाई करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर फिर आप क्या करते हैं, इसको परसेंटेज अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने रेवेन्यू में से उसको माइनस कर दिया, तो फिर आपके पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने इस तरीके से निकाल ली। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के बाद वो आपसे सेकंड क्या कहता है वो देख लेते हैं। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब बड़ा आसान है आपके पास कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है आपके पास तो ग्रॉस प्रॉफिट है 48,000 का, इसमें से लेस कर दें एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं, देखिए एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, उसने एक्सपेंसेस 35,000 के हैं। तो ये 35,000 के एक्सपेंसेस जो है वो आप क्या करें, माइनस कर दें। तो 48,000 में से 35,000 जब आपने माइनस किया यू गेट 13,000, 13,000। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 13,000 आपने निकाला, और देखें यहाँ देख लेते हैं, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें 192,000। ये एक और तरीके से निकाली हुई है एग्जामिनर को, अगर हम देखें तो इसने 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 125 ऐसे भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आप उस तरीके से निकालें तो आपको आसानी रहेगी, या जो भी तरीका आपको समझ में आता है
कंसेप्ट देखें 192,000 आपने निकाल लिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस किया आपने, तो ये 13,000 क्या आ गया आपके पास, 13,000 आपके पास प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। तो इस तरीके से आपने ये दो पार्ट कर लिए। उसके बाद आगे आ जाएं, कहते कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज टू टू डेसिमल प्लेसेस। द प्रीवियस ईयर्स रेशियोज आर शोन इन द लास्ट कॉलम, के लास्ट ईयर जो है उसकी रेशियोज जो है आपको दी हुई है। कहता है इस दफ़ा की रेशियो आप कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपसे कहता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालने का तरीका क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने निकाला है, ग्रॉस प्रॉफिट 48,000 हमारे पास आया है ऊपर। 48,000 जब हमारे पास आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट, ये देखें ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था 48,000 और सेल्स हमें दी भी है 240,000 की, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 48,000 आ रहा था, 240,000 रेवेन्यू है, तो ये 20% आपकी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करता है आपसे, कहता है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर आप बता दें। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकालेंगे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऊपर लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई है ये भी आपने निकाल ली थी, 192,000 आपने निकाली थी। देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने 192,000 निकाली है। इसको डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री समझ रहे हैं, एवरेज इन्वेंट्री का मकसद होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दोनों इन्वेंट्रीज दी हुई हैं उसमें। ये ओपनिंग इन्वेंट्री 27,000 की दी हुई है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 21,000 की है। तो इन दोनों इन्वेंट्रीज को प्लस कर दें और प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। तो 192,000 को डिवाइड, पहले आप 27,000 और 27,000 में 21,000 को प्लस करें और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये 24,000 आता है। 192,000 को जब आप 24,000 से डिवाइड करते हैं तो यू गेट 8 टाइम्स। 8 टाइम्स का मकसद है कि इन्वेंट्री का रेट जो है वो बेहतर है। कि अगर हम पहले वाली परसेंटेज की बात करें तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आपकी 15% थी और इस साल जो है ग्रॉस प्रॉफिट आपका बढ़ गया। तो इसकी मेजर रीजंस हो सकती हैं, हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का मकसद है कि जो मटेरियल आपने ख़रीदा वो कम, उसकी जो कॉस्ट थी वो आपको कम अच्छे रेट्स के अंदर आपने मटेरियल ख़रीदा जो माल बेच रहे थे, या इसके अलावा हो सकता है आपने सेल्स की प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया हो। तो इन एनी वे आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ, दैट्स ए गुड साइन। इन्वेंट्री जो है जो उसकी रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर आप बताती है कि इन्वेंट्री कितनी दफ़ा बिकी, तो वो भी अच्छा साइन है क्योंकि 8 टाइम्स जो है इन्वेंट्री जितनी दफ़ा बिकेगी, जितना ये रेट अच्छा होगा टाइम्स में, इतना ही बेहतर है बिज़नेस के लिए। क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर का मकसद आप समझ रहे हैं कि माल बिकेगा तो फिर आएगा ना दोबारा, बिक ही नहीं रहा है तो फिर ये इंक्रीज़ हुआ है, दैट्स ए गुड साइन। वर्किंग कैपिटल रेशो या करंट रेशो की बात कर रहा है, तो वर्किंग कैपिटल रेशो या करंट रेशो क्या होती है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स मैंने आपको बताए थे, यहाँ कैलकुलेट भी करके मैं आया था कि करंट एसेट्स 30,000 के हैं और 16 और 2 18 हमने यहाँ करा था, 16 और 2 16,000 प्लस 2,000 और प्लस 21,000, ये 39,000 के बने थे। तो ये 39,000 ऊपर रखेंगे और करंट लाइबिलिटीज़ आपकी, देखें करंट लाइबिलिटी तो है ही है आपकी 20,000 की। देखें करंट लाइबिलिटी 20,000, 3 करंट एसेट्स हैं, 21,000, 16,000, 2,000। तो 21,000 16,000 एंड 2,000, वही 39 को डिवाइड कर दें 20,000 से, यू गेट 1.95। तो $1 की पेमेंट करने के लिए $1.95 आपके पास मौजूद हैं, इट्स ए गुड साइन। लास्ट टाइम जो है आपका जो रेशो था वो ये था कि $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए $3.15 आपके पास मौजूद थे। नॉर्मली देखें ये होता है कि 1.5 यानी ₹1 लाइबिलिटी पे करने के लिए 1.5 से लेके
अगर 2.5 या 3 तक आपके पास डॉलर मौजूद हैं तो ये एक अच्छी साइन होती है। 3.15 ऑन अ वेरी हायर साइड था। अगर 1.95 डॉलर हम देखें तो ये भी बेहतर है कि आपके पास ऑलमोस्ट डबल अमाउंट मौजूद है करंट लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए। क्विक रेशो क्या होती है? क्विक रेशो के अंदर हम ये करते हैं, जितने भी करंट एसेट्स होते हैं उसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। तो इन्वेंट्री ये 21,000 की इन्वेंट्री माइनस कर दें और 21 और आपके पास 21 आपने माइनस कर दिया एंड 16 एंड 2 आपके ट्रेड रिसीवेबल और बैंक। तो जब भी क्विक रेशो कैलकुलेट करने जाएं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दें। अब दो ही एसेट्स बचते हैं, 16 और 2 18। 18,000 को 20,000 से डिवाइड किया तो 0.9 to 1। इसका मकसद हुआ 1 रुपये की लाइबिलिटी पे करने के लिए अगर इमरजेंसी में आपको पेमेंट करनी पड़ रही है। इन्वेंट्री को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो टाइम लेती है बिकने के अंदर। बाकी तो करंट एसेट्स आपको जल्दी रियलाइज़ हो जाएंगे कैश की सूरत में। तो 1 डॉलर की लाइबिलिटी पे करने के लिए 0.9 डॉलर आपके पास अवेलेबल है। नॉर्मली ये रेशो 0.1 to 1 हो तो बहुत अच्छा होता है कि 1 रुपये की 1 डॉलर की लाइबिलिटी पे करने के लिए 1 डॉलर के एसेट्स आपके पास मौजूद हैं, लेकिन 0.9 भी आलमोस्ट करीब है। शुरू के अंदर ये रेशो ख़राब थी, अब ये रेशो इम्प्रूव हुई है, तो इट्स ए गुड साइन ओवरऑल। अगर हम तमाम रेशोज़ को देखें तो रेशो का ट्रेंड जो है वो बेहतर है और रेशो इंक्रीज़ हुई है, जो एक अच्छी साइन है। प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज़ हुआ, इन्वेंट्री भी आपकी अच्छी खासी तादाद में, मतलब 5.33 टाइम्स बिक रही थी, अब 8 टाइम्स इम्प्रूव हुई है। आपकी करंट रेशो भी बेहतर है, मतलब हालांकि देखने में अपेरेंटली लगता है कम हुई है, लेकिन ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री लेवल के अंदर है, जो 1.5 से 3 के दरमियान है। तो ये 1.95 बेहतर है और क्विक रेशो जो है वो आपकी इम्प्रूव हुई है। तो इसका मतलब है आपके जो करंट एसेट्स हैं वो बेहतर पोजीशन है उनकी, और क्विक रेशो ये भी आपका हो गया। आगे कहता है कमेंट ऑन द चेंज इन द फॉलोइंग रेशोज़ कैलकुलेटेड इन बी ओवर द 2 years के 2 सालों में जो रेशोज़ में चेंज आई है वो आप बता दें। और कौन कौन सी रेशो? 2 रेशो आपसे पूछता है ये। एक आपसे पूछता है करंट रेशो का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, एक क्विक रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज तो देखिए मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि द प्रॉफिट मार्जिन ऑन ईच सेल्स हैज़ इंक्रीज, के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ा है ड्यू टू इंक्रीज प्राइसेस, या तो इंक्रीज प्राइसेस हो रही हैं या रिड्यूस कॉस्ट, या कॉस्ट आपकी रिड्यूस हुई है, और चेंज इन द प्रोडक्ट मिक्स, या फिर प्रोडक्ट मिक्स है कि जो अच्छी कुछ प्रोडक्ट ऐसी आप बेच रहे हैं कि जो ज़्यादा बिक रही हैं, जिनकी प्राइस बेहतर है उन प्रोडक्ट के मुकाबले में, कि जो प्रोडक्ट पहले आपकी बिक तो रही थी लेकिन उनका मार्जिन बेहतर नहीं था। तो ये भी हो सकता है। द क्विक रेशो हैज़ इम्प्रूव, क्विक रेशो जैसा कि आपने देखा इम्प्रूव हुई है, 0.3 to 1 से 0.9 हो गई है, एंड इज़ क्लोज टू द रिकमेंडेशन लेवल ऑफ 1.1 to 1, जो रिकमेंडेड लेवल है 1 to 1 जो मैंने आपको बताया उसके करीब है। दिस मे बी ड्यू टू इंक्रीज़ इन बैंक अकाउंट, इसका ये भी हो सकता है कि पैसा आपके पास आया है, बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज़ हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल और रिडक्शन इन करंट लाइबिलिटीज़ के, ट्रेड रिसीवेबल बढ़े हैं आपके, माल बिका है, या फिर करंट लाइबिलिटीज़ आपकी रिडक्शन हुई है। इसके ऊपर पूरा मैंने लास्ट टाइम भी, ये जितने मेरे पास जितने ये क्वेश्चंस हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रेशो एनालिसिस के, या आप कराचीज़ एकेडमी के पास पेपर्स जो मैंने कराए हैं, अगर वो जाके सारे आप कर लें तो आप यकीन माने आपको ये तमाम चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। आई हैव रिपीटेड देम मैनी टाइम्स, क्योंकि पास्ट पेपर्स में पैटर्न यही है एग्जामिनर का, तो ये बार बार पूछता है, आप जाके उन पेपर्स को करें और प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, और सेकंड ये कि आपकी प्रैक्टिस। आपका कंसेप्ट तो देखिए हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप पढ़ते हैं वहाँ क्लैरिटी आ जाती है आपकी, लेकिन प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस के लिए ये कि पास्ट पेपर्स जो मैंने कराए हैं, अगर इनको आप पहले वीडियो इत्मीनान से देखें और फिर वीडियो बंद करके ख़ुद से इसको करने की कोशिश करें और फिर प्रैक्टिस करें, तो ये पास्ट पेपर्स अगर आप इस तरीके से करते हुए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यू विल बी गेटिंग A+ विद द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। तो ये हम आगे बढ़ते हैं, इसको हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। आगे हम आते हैं, आगे क्या कहता है वो कहता है जिया इज़ कंसिडरिंग वेज इन विच शी माइट इम्प्रूव हर प्रॉफिट एंड वर्किंग कैपिटल इन द फॉलोइंग ईयर। शी इज़ कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल्स, कि वो ये प्रपोजल्स जो है वो कंसिडर कर रही है, वो चाहती है कि सोच रही है वो कि कुछ तरीके ऐसे हों जिससे उसका प्रॉफिट इम्प्रूव हो जाए और वर्किंग कैपिटल जो है इम्प्रूव हो जाए। पहला प्रपोजल क्या है? इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000 इन कैश, कि 20,000 का मज़ीद कैपिटल बिजनेस में इंजेक्ट कर ले। प्रपोजल 2 कहता है
charge depreciation on a non-current assets at 15% per annum instead of 25% per annum। कि पहले 25% की रेट ज़्यादा था तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा तो इनकम आपकी कम हो जाएगी। तो अगर रेट हम कम कर देंगे तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, डेप्रिसिएशन कम होगा तो इनकम बढ़ जाएगी। टेक आउट ए 5-year बैंक 6% बैंक लोन ऑफ $30,000 के एक 5 ईयर का 6% बैंक लोन ले लें तो एक तरफ तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि बैंक अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा, करंट एसेट्स बढ़ा, बैंक लोन क्रेडिट। और बैंक लोन जो है वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो अलबत्ता ये है कि 6% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। पूछता क्या है, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय प्लेसिंग ए टिक टू शो द इफेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल ऑन जियाज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड वर्किंग कैपिटल। के हर प्रपोजल जो है उसके सामने टिक लगाएं टू शो द इफेक्ट ऑफ ईच प्रपोजल, कि हर प्रपोजल का इफेक्ट जो है क्या हुआ, जो जिया के प्रॉफिट के ऊपर और वर्किंग कैपिटल पे उसका इम्पैक्ट किया हुआ। द फाइनल आइटम हैज़ बीन द फर्स्ट आइटम हैज़ बीन कम्प्लीटेड एज एन एग्जाम्पल, कि पहला जो है एज एन एग्जाम्पल जो है इन्होंने खुद दे दिया है। अब देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला कहता है कि इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000 इन कैश। इसकी एंट्रीज एन के अंदर रखें बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट का मकसद हुआ कि प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से तो कुछ भी लेना देना नहीं है ना, ये तो इक्विटी अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। बैंक आपका जो है वो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। करंट एसेट्स कम होगा तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटी कम होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। इन दोनों के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। किस तरीके से, करंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, करंट एसेट्स अगर कम होगा तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ेंगी तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी अगर कम होंगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा। ये आप जहन में रखिएगा। पहला वाला इसने खुद कर दिया, बाकी हम आ जाते हैं करने के लिए। बाकी देखें दूसरा वाला प्रपोजल देखते हैं। कहता है डेप्रिसिएशन देखें अगर 15% से 15% से 25% होगा तो इसका ये नॉन करंट एसेट्स है, इसका वर्किंग कैपिटल से लेने देना कुछ नहीं है। अलबत्ता इनकम स्टेटमेंट में जाता है, आपको पता है, तो इनकम स्टेटमेंट में अगर डेप्रिसिएशन कम होगा तो इनकम क्या होगी, इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। और क्योंकि ये नॉन करंट एसेट्स है, ये वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ आती हैं, इसलिए नो इफेक्ट, कि इसका कोई इफेक्ट आपके पास नहीं होगा। पहला वाला के अंदर तो आपकी समझ आ गया ना कि प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, कैश आपके पास आया तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो गया। तीसरा क्या है, अगर 5% बैंक लोन लेगा तो बैंक लोन लेने का मकसद है बैंक करंट एसेट्स बढ़ा, आपका करंट एसेट्स बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल भी क्या हुआ, बढ़ गया। और 6% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देने का मकसद है कि आपका इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये तीनों पार्ट थे तीनों प्रपोज़ल के, तीनों प्रपोज़ल आपने देखे। पहला क्या था कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज इंजेक्शन हो रहा है, बिज़नेस में कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आया तो कैपिटल क्योंकि उसकी जो नेचर है वो करंट नेचर नहीं है, उसके लिए करंट नेचर उसके अंदर नहीं है, लेकिन बैंक आपके पास आया कि पैसा बैंक बिज़नेस में आया तो बैंक जो है उसकी नेचर जो है वो करंट एसेट्स की है, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ गया। अलबत्ता कैश और कैपिटल में से कोई भी आइटम इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता, इसलिए नो इफेक्ट आ गया है इसके अंदर। दूसरा आइटम यह था कि डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो उसने कम कर दिया। डेप्रिसिएशन का रेट कम करेगा तो डेप्रिसिएशन जो है नॉन करंट एसेट्स के ऊपर हम लगाते हैं कि जितना वो यूज़ हो चुकी होती है हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अगर उसका रेट कम होगा तो एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम होगा तो इनकम आपकी इंक्रीज़ होगी। लेकिन क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए वर्किंग कैपिटल पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा वाला जो पार्ट था इसका वो ये था कि तीसरा क्या कहता था ये, बैंक लोन 6% बैंक लोन लिया लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट जो लाइबिलिटी है बैंक लोन लेंगे तो बैंक डेबिट हो गया क्योंकि पैसा आपके पास आया आपके अकाउंट के अंदर। पैसा जो है कैश जो है या बैंक के अंदर जो पैसा आपका बढ़ेगा वो करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स बढ़ा
तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो गया, और दूसरी तरफ 6% 6% आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो क्या होगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम कम हो जाएगी, तो डिक्रीज़ होगी इनकम। तो ये 3 इम्पैक्ट थे जो आपने निकाले। रेशो एनालिसिस आपने देखी, मार्कअप की फिगर दी हुई थी वो आपने निकाली। होप आपकी समझ में आया होगा ये सारे का सारा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे करेंगे, कैसे मार्कअप से मार्जिन में चेंज करते हैं, और क्विक रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो ये सब निकालते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसको हम करेंगे। और इन द मेन टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।